हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। कहेंगे कि आपके जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनको पावर सप्लाई के साथ जितने आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, अगर उनको एक सर्कुलर पाथ में या फिर कहें एक क्लोज पाथ में कनेक्ट करें वायर के थ्रू, तो उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। जैसा कि आप डिफिनेशन में देख सकते हैं, ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आपके एसी में कोई बैटरी भी हो सकता है और आपका कोई जनरेटर भी हो सकता है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, लोड्स एंड स्विचेज एंड अदर एलिमेंट कनेक्टेड टुगेदर बाय वायर फॉर्म एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। अब जितने आपके सिस्टम बनते हैं, अगर उनको हम किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करें तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बताइए कि जो हम अपनी सुविधा अनुसार अपने फेयर कॉपी में बनाएंगे, तो क्या पूरे फैन को उठा के आप रख दोगे? नहीं। पूरे बैटरी को रखोगे? नहीं। हम पूरे बैटरी को नहीं बनाएंगे, उसके लिए एक सिंबल यूज करेंगे। तो जो डायग्राम हम अपने सुविधा अनुसार बनाते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। और जो कंपोनेंट यूज होते हैं बनाने के लिए, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपका क्या है, इस तरफ क्या है, डिवाइसेस नेम है और इस तरफ हम डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो देखिए पहला है कनेक्टिंग वायर है। तो अब जो वायर हम लाल पे हम देखते हैं, लाल पीले हरे नीले सब दिखते हैं ना, तो उन सबको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं सीधे एक वायर से। ये रहा एक वायर, ठीक है, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है। दूसरा वायर ज्वाइंट। तो वायर ज्वाइंट क्या होता है, देखिए समझते हैं। ये मान लीजिए आपका एक वायर है। अब ज्वाइंट का मतलब है कि पूरा का पूरा इसी के साथ ज्वाइन हुआ है। ये पूरा वायर क्या हुआ, इसी के साथ ज्वाइन हुआ है, तो ये आपका वायर ज्वाइंट। क्रॉस वायरिंग क्या है, समझिए कि अगर एक वायर गया है और गलती से भी आपने अगर इस तरह से कर दिया तो ये क्या है, वायर ज्वाइन हो गया है। देखिए यहाँ पर कैसे इस तरह बना हुआ है, तो इसका मतलब वायर क्या है, ज्वाइन है। तो इसका मतलब अगर हमें वायर क्रॉस करना है, मतलब कि एक के ऊपर दूसरा वायर ले जाना है, तो हम इस तरह से डायग्राम में नहीं बनाएंगे। डायग्राम में कैसे बनाएंगे कि ऐसे दिखाएंगे जैसे इसके ऊपर से गया हुआ, कुछ इस तरह से। देखिए ये इस तरह से, तो ये क्या है, वायर क्रॉसिंग। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्टर, भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हैं कि रजिस्टर कैसे बनाएंगे। तो रजिस्टर बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एक आएगा हमारा रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है कि ऐसा रजिस्टर जो बदलता रहे। तो बदलने का मतलब है भाई रजिस्टर तो है ही, बदलने का कैसे, ये कुछ ऐसा बदलेगा। समझ गए, ऐसे होते हैं वेरिएबल रजिस्टर। ये सब आपके डायग्राम में होते हैं, तो उनको समझने के लिए हम समझते हैं कि ये सब होता क्या डायग्राम। यहाँ तक कि आपके प्रैक्टिकल भी काम आता है सब। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो आप बैटरी यूज करते हो भाई, वॉच घड़ी वाली बैटरी हुई, कैमरे वाला बैटरी हुआ, वो सब बैटरी, उसे बोलते हैं सेल। उसे क्या बोलते हैं, सेल। तो उसमें केवल दो टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बड़े वाले बोलते हैं पॉजिटिव, छोटे वाले बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। ये ऐसे बोलते हैं सेल। बैटरी क्या होता है, जिसमें एक से अधिक सेल हो, उसे बोलते हैं बैटरी। तो ये देखिए बैटरी हो जाएगा आपका एक छोटा बड़ा, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, फिर एक छोटा एक बड़ा, फिर एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इसे बोलते हैं क्या, हम बैटरी बोलते हैं। अब बात करते हैं रेओस्टेट की। तो रेओस्टेट क्या है, ध्यान समझिएगा। यह एक तरह से आपका जो करंट होता है उसको कंट्रोल करने की डिवाइस होती है। एक्चुअली हम हल्का समझा सकते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, फिर समझिए, हल्का समझिए। तो अगर कहीं देखते हैं डायग्राम तो समझ आ जाएगा। एक आपका बेलन बना होता है, सर्कुलर पाइप होता है, उसी के ऊपर वायर लगा होता है, और उस पाइप के जस्ट ऊपर देखिए कुछ ऐसा, ये आपका सर्कुलर बना होता है, और इसी के ऊपर बहुत सारे पाइप लपेटे रहते हैं, और इसको ऐसे फिट कर देते हैं हम लोग, किसी आपके कार्डबोर्ड में फिट कर देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे वायर लपेटे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे वायर, और एक आपका और पाइप इसके ऊपर लगा होता है कुछ इस तरह से, और जो ऊपर पाइप लगा है उसी पर एक कनेक्टिंग वायर होता है, जो नीचे वाले वायर से क्या होता है, कनेक्ट होता है कुछ ऐसे। हम इसे ऊपर से मूव करा सकते हैं, और ये रहा कुछ इस तरह से। इसे पकड़ करके हम इस वायर पर आगे पीछे क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो ये होता है रेओस्टेट। ये क्या करता है, आपके करंट को कंट्रोल करता है कि
कि करंट ज़्यादा फ्लो कराना है कि कम फ्लो कराना है। तो इसको कैसे दिखाते हैं सर्किट डायग्राम में, ध्यान समझिएगा। तो करते क्या है सर्किट डायग्राम में हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये रहा आपका रेजिस्टेंस और देखिए ये आया, इसे बोलते हैं रोस्टेट सर्किट डायग्राम में। कि यह स्विच क्या है, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा रहेगा या फिर देखिए और का मतलब नहीं कि ये दोनों मिक्स है, यहां पर हम और दिखा रहे हैं कि दो चीज हो सकता है, या तो आपका स्विच ओपन होगा तो क्लोज होगा, अगर ओपन है तो यहाँ पर ऐसा रहेगा और क्लोज है तो यहाँ पर ऐसे करेगा डाट रहेगा, इसे बोलते हैं क्लोज, ठीक है। तो ये होगा स्विच। बल्ब बहुत सिंपल है, वायर खींचेंगे ऐसे उठाएंगे सीधे हो गया बल्ब। गैल्वेनोमीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखिए ये आपके करंट के प्रेजेंस को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, वोल्ट मीटर और अमीटर। वोल्ट मीटर करता है इट इज मेजर्ड, लिख देते हैं एक्स्ट्रा, इट इज मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और अमीटर को बताया था क्या होता है, ये क्या करता है, मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ये क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ, पहले समझिए, पहले आप समझते कि वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वोल्ट मीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, V इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, ये रहा वोल्ट मीटर। अमीटर कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से, A इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, तो ये हो जाएगा अमीटर, क्लियर है। लेकिन एक पॉइंट और बताते हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा, जो वोल्ट मीटर है देखिए ये बता रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, चलिए इसे यही बताते हैं, हल्का सा नोट कर लीजिएगा इसको। जो आपका वोल्ट मीटर है, लोड रेजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है। बस हल्का सा पॉइंट बता रहे हैं कि पैरेलल कनेक्टेड, ध्यान देखिएगा आपको दिख जाएगा, पैरेलल कनेक्शन होता है इसका। कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन। और अमीटर का सीरीज कनेक्शन होता है, क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है। पैरेलल का मतलब होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, और सीरीज मतलब इसके अगल या बगल में होता है, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये हमारे पास आपके कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट हैं। कहीं आपको डायग्राम में क्वेश्चन में दिखेंगे तो हम जानेंगे कि वो क्या होते हैं, क्लियर है। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। नोट कर लीजिए इसे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स साइमन ओम, इन्होंने क्या किया कि आपके कंडक्टर के जो करंट फ्लो कर रहा था, तो देख क्या कि जो करंट फ्लो कर रहा था उसके कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था उनमें कुछ रिलेशन उत्पन्न हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, आपके करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के क्वांटिटी का जो एनालिसिस है उसको किया, और उसको करने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने कहा इफ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, क्या सुनना, क्या कहा मैंने, इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज या फिर रिमेन अनचेंज, लिखा है रिमेन अनचेंज। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, खास करके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब अगर हम उनको चेंज ना करें, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ध्यान समझिए, उन्होंने क्या कहा कि यदि हम एक कंडक्टर लें, और उन्होंने कहा कि आप इस कंडक्टर, ध्यान समझिए कि आप इस कंडक्टर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अब कोई पूछ सकता है कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो बोला टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है डज नॉट चेंज या फिर रिमेन अनचेंज, उसको चेंज ना किया जाए, तब देख क्या रहे थे कि जो हमारे पास कंडक्टर है,
तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान समझिएगा कि उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, मान लीजिए I इक्वल टू कितना है, ये 5 एम्पियर है। कितना है? 5 एम्पियर। और देख क्या रहे थे शुरुआत में कि मान लीजिए कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आपका मान लीजिए डेल्टा V इक्वल टू है 10 वोल्ट, तो देख क्या रहे थे कि अगर फर्दर हम फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज किए बगैर किसी दूसरे रूम में जाकर के इसी कंडक्टर पर आपके एम्पियर को, करंट को बढ़ा दें, करंट को इंक्रीज करा दें। हम करंट को क्या कर रहे हैं, I इक्वल टू 10 एम्पियर कर दे रहे हैं, I इक्वल टू क्या कर दे रहे हैं 10 एम्पियर। तो देख क्या रहे थे एक्सपेरिमेंटली कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डबल हो जा रहा था, उसका डबल, जो प्रीवियस था उसका डबल, मतलब जिस रेशियो में हम करंट इंक्रीज करा रहे हैं उसी रेशियो में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, कहा कि इफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर आर रिमेन अनचेंज देन द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its end। उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इंड का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है कि अगर करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। या फिर फर्दर उसका वाइस वर्सा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कराते हैं तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। या फिर सिंपल से ये उल्टा कि अगर हम करंट को डिक्रीज कराते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपको उन्होंने स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट का फर्दर यूज क्या कहा कि अगर डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई, I है। उन्होंने कहा कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू क्या है, I। तो जानते हैं कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया गया कि डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R इज नथिंग बट इट इज ए रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस। अभी हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पढ़ा था, रेजिस्टेंस का डायग्राम। तो अब समझते हैं रेजिस्टेंस इज नथिंग इट इज ए सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट का अपोजिशन करता है, रुकावट पैदा करता है, हिंड्रेंस दिलाता है उसके अंदर, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसके बारे में डिस्कस किया है अभी। और आपका जो V है, अगर हम नॉर्मली V यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो V क्या है, इक्वल टू IR। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इसे कहते हैं ओम्स लॉ हम कहते हैं। और यहाँ पर V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है। और R आपका I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक क्लियर है? तो फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। ओम्स ने बताया, ओम्स ने कहा कि यदि हम इफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज, हम चेंज ना करें, आर रिमेन अनचेंज, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है तो करंट भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है तो करंट भी क्या करेगा, डिक्रीज। बट फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। ध्यान रहे, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ तो आपका जो रिलेशन है वो वेरी करने लगेगा। क्लियर है? इतना पॉइंट समझ आ गया। अब इसमें से थोड़ा सा और डिस्कस पॉइंट करते हैं कि ये जो आपका दे रहा है ये सब चीजें हो क्या रही यहाँ पर। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर पहली पॉइंट क्या आया, रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस तो ये समझा मैंने, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज ए सब्सटेंस विच अपोज द फ्लोइंग ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट का क्या करता है, अपोज करता है, अपोजिशन करता है, रुकावट पैदा करता है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। उसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर पॉइंट हेड डाल रहे हैं ओम्स लॉ के अंदर। ओम्स लॉ के अंदर ही है पॉइंट, हेडिंग है, पॉइंट है ग्राफ बिटवीन V एंड I और I एंड V। ध्यान समझिएगा कि हमारे पास दो ग्राफ बन सकते हैं, कौन कौन से, V और I और I और V ग्राफ। लेकिन जरा फोकस कीजिए,
इसको समझने से पहले जो ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई इंटू आर था, V इक्वल टू आई आर। दिस इज व्हाट ओम्स लॉ। ये क्या है भाई, ओम्स लॉ है। ये क्या है आपका ओम्स लॉ है। अब जरा ध्यान समझिए कि अगर हम V को ट्रीट एज ए वाई, V को क्या ट्रीट करें y की तरह, V क्या ट्रीट करें y की तरह, एंड I ट्रीट एज ए x एंड R नथिंग, इट इज ए कांस्टेंट। R क्या है आपका कांस्टेंट है। तो ध्यान समझिए क्या मिल रहा है, y इक्वल टू mx टाइप का मिल रहा है, या फिर y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग विच इज ए लीनियर इक्वेशन। क्या है लीनियर इक्वेशन भाई, क्या ये लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स V एंड I ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। जो V I ग्राफ है क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ध्यान समझिएगा, जो V I ग्राफ है क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन होगा। V I ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर यहाँ पर V है आपका और ये रहा I, तो नथिंग जस्ट V I इज ए ग्राफ which passes through the origin, or this is nothing, this gives V proportional to I, this graph gives V proportional to I। इतना पॉइंट क्लियर है। अब समझते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है। अनदर पॉइंट वो क्या है, ध्यान समझिएगा कि अगर हम बात करें R की, ये पॉइंट पहला क्लियर हो गया, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि IV की बात करते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर हम IV की बात करें तो इसका मतलब I हम Y मानेंगे और V को X मानेंगे। ध्यान देखिएगा, तो जो आपका समथिंग अबाउट डिफरेंट ग्राफ ड्रा होगा। लेट R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I, R नथिंग इज V अपॉन I। इज क्लियर, R क्या है, V अपॉन I का ग्राफ है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तो ध्यान समझिएगा, R क्या है, V अपॉन I का ग्राफ है। और देखिए क्या है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस ये आपका क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ है। स्लोप मीन्स झुकाव कितना झुका हुआ है वो स्लोप होता है। कि जिसे आपसे कहा जाए कि कितनी आपकी स्लोप है वो क्या होता है, झुकाव होता है। ध्यान समझिएगा कि अगर हम VI ग्राफ की बात करें, तो जो स्लोप होता है आपका हल्का सा बेंड होता है, नीचे होता है, ठीक है, हल्का सा नीचे होता है। लेकिन अगर हम IV की बात करें, और हाँ अगर हम देखिए VI ग्राफ का है तो इसका मतलब है कुछ हल्का सा ऊपर होगा। अगर हम उल्टा बात करें, R इज इक्वल टू 1 अपॉन I by V is nothing, just slope of IV ग्राफ। ये ऊपर नहीं नीचे है, क्या है, 1 अपॉन स्लोप ऑफ IV ग्राफ। बात क्लियर है। चलिए ड्रा करते हैं इसका। तो जब इसका ड्रा करेंगे तो आएगी अपॉन I एंड दिस इज ए V, और इसका जो ग्राफ होगा हल्का सा ऊपर जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये होगा VI प्रोपोर्शनल टू V, V प्रोपोर्शनल टू I। अभी भी पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, बस आपका जो ग्राफ जा रहा है वो कहाँ जाएगा, वो आपका स्ट्रेट लाइन अपर थोड़ा सा, अगर स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान समझिएगा, यहां पर हो क्या दोनों केस में, पहले केस में जो स्लोप है वो R की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब स्लोप ज्यादा तो R ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो R ज्यादा। लेकिन यहां पर क्या है, अगर स्लोप कम है तो R क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं, लेकिन तब तक आप इसे नोट कीजिए, फिर दिखाते हैं आपको न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं क्या था। ध्यान समझिएगा, हम बात कर रहे थे कि VI और IV ग्राफ की बात करें, तो हम देख क्या रहे थे कि R इज इक्वल टू क्या था, V अपॉन I। इट इज नथिंग, इट इज क्या था, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। अब स्लोप का मीन्स क्या है, कितना झुका हुआ है, स्लोप मीन्स क्या है, कितना झुका हुआ है। तो इसका मतलब ये है, हाँ सुना, इसके मीनिंग ये है कि जितने, ध्यान समझ क्या बोल रहे हैं हम, कि जितने आपके पास स्लोप होगा, स्लोप इज नथिंग, इट इज ए झुकाव,
क्या है, झुकाव है, कितना झुका हुआ है। अगर स्लोप ज्यादा है तो आर क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर सुनिए, अगर स्लोप ज्यादा है, स्लोप क्या है, ज्यादा, मतलब क्या है, ग्राफ अगर ऊपर है तो आपका आर क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें v इक्वल टू 1/i/v, दैट इज ये क्या है, 1/ स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो ग्राफ जितना ऊपर होगा, देखिए जितना ज्यादा होगा आपका आर क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितना स्लोप कम होगा आर उतना ही ज्यादा होगा। अभी हम क्या करें, आपको हल्का सा डायग्राम दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो डायग्राम, पहला है कौन सा डायग्राम, वी आई ग्राफ का, वी आई ग्राफ का। ध्यान समझिएगा, वी आई ग्राफ, ये रहा हमारे पास v और ये रहा i। अब हमारे पास तीन डायग्राम जा रहे हैं, पहला ग्राफ, दूसरा एंड तीसरा। दिस इज R1, R2 एंड R3 स्लोप इज नथिंग, इट इज झुकाव। क्या है वो, झुकाव है, कितना झुका हुआ है। अगर ज्यादा झुका हुआ है स्लोप ज्यादा है, देखिए नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, जितना आपका झुकाव है, जो स्लोप है, जो झुकाव है जितना ज्यादा है, देखिए यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर और ज्यादा है। एक्स एक्सिस के साथ यानी आई एक्सिस के साथ कितना स्लोप है वो देखिए। अगर स्लोप ज्यादा तो आपका आर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर स्लोप आई वी ग्राफ में देखिए, पहले इन आई वी ग्राफ, ये रहा हमारा आई और ये रहा वी, दोनों में चेंजेस अंदर नहीं आ रहा है। यहां पर y एक्सिस पर v है, यहां पर y एक्सिस पर i है, तो चेंजिंग तो है ना। अब देखिए, ये रहा हमारा R1, ये रहा हमारा R2 एंड दिस वन इज R3। ये क्या है, R3 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस में जो रिलेशन है R1, R2, R3 में क्या है, मतलब कौन ज्यादा है कौन कम है, कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। तो अपने पॉइंट पहुंचेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर स्लोप ज्यादा, डायरेक्टली देखिए, डायरेक्टली है, यहाँ क्या 1/, नीचे है 1/, करके, तो यहाँ जब डायरेक्टली है तो जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना ही आर क्या होगा, ज्यादा। स्लोप इज नथिंग, वाई एक्सिस साथ एंगल कितना है, वाई एक्सिस साथ एंगल कितना है। देखिए ये एंगल बहुत कम है, ये एंगल कुछ ज्यादा दिख रहा है और ये एंगल सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो इसका मतलब इस केस में R1 क्या है, यहां समझिएगा, R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कभी पूछता है ग्राफ से तो वी आई ग्राफ, यहां समझिएगा वी आई ग्राफ, अगर कुछ याद रखना है तो ये रखना है कि स्लोप जितना ज्यादा आर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। स्लोप देखो, झुकाव कितना ज्यादा है, सबसे इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें और ज्यादा, तो स्लोप ज्यादा तो आर क्या ज्यादा होगा। यहां पर देखिए आई वी ग्राफ में स्लोप क्या है, उल्टा चल रहा है। स्लोप नीचे है आर ऊपर है, स्लोप नीचे है आर क्या है, ऊपर है। तो इसका मतलब स्लोप जितना कम होगा आर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मीनिंग नहीं होता है उल्टा का, अगर ये नीचे वाला ज्यादा तो ऊपर वाला कम। तो इसका मतलब अगर स्लोप जितना कम होगा आर उतना ही ज्यादा होगा। तो कम स्लोप हो जो, ये देखिए सबसे कम है, कम झुकाव है, ये क्या है कुछ ज्यादा झुका हुआ है, मतलब स्लोप क्या है, ज्यादा है। वाई एक्सिस साथ एंगल कितना है, और ये देखिए सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे कम किसका स्लोप है, R3 का। अगर स्लोप सबसे कम R3 का है तो R3 सबसे ज्यादा होगा, तो बोलेंगे R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये था हमारे पास ग्राफ के बारे में डिस्कशन। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे ओम्स के वेरिफिकेशन के बारे में, कि ओम को देखो होता क्या ना, कि ओम ने तो भाई अपना कुछ सिस्टम घर पर किया और उनका रिजल्ट आ गया कि क्या था, V प्रोपोर्शनल टू I था। लेकिन जब वो समाज में गए दिखाने के लिए तो लोग कह रहे नहीं ऐसे नहीं माना जाएंगे हम, आप हमें लाकर दिखाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपको वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ओम ने दिखाया अपना एक्सपेरिमेंट कि उनका जो रिलेशन था V प्रोपोर्शनल टू I था कि नहीं था। क्लियर। तो तब इसी वीडियो को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो उसे हमें
बताइए कमेंट में, हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।